हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 मॉक टेस्ट का सेट नंबर 4। इसमें हम लोग बेस्ट 10 एमसीक्यू कवर करते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो स्टेटमेंट है, स्वतंत्रता सेनानी और कवि राम प्रसाद बिस्मिल ने 1921 में जालियांवाला बाग त्रासदी के बाद गज़ल सरफरोशी की तमन्ना लिखी थी। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका यहाँ पे गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल नहीं होगा, क्या होगा? बिस्मिल अजीमाबादी। इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों का देशभक्तिपूर्ण नारा इनकलाब जिंदाबाद 1921 में स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि हसरत मोहानी द्वारा गढ़ा गया था। तो हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही है। तो पूछ क्या रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? वनली टू। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वनली टू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेबल कॉइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है आपका, जो स्टेबल कॉइन है यह क्रिप्टो करेंसी का एक रूप है जो किसी निश्चित परिसंपत्ति एसेट के संबंध में स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। सेकंड क्या है? इनका उपयोग सामान्यतः लेन देन संबंधी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये आपका गलत है, डिटेल में आगे देखेंगे हम लोग। तीसरा क्या है? जो स्टेबल कॉइन है यह पारंपरिक भुगतान तंत्र में बिचौलियों की आवश्यकता के बिना सस्ते और तेज लेन देन को सक्षम बनाते हैं। तो तीसरा आपका यहाँ पे सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, पहला और तीसरा सही है। पूछ क्या रहा है? उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी का एक रूप है जिसे किसी निश्चित परिसंपत्ति के संबंध में स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। बिटकॉइन और अन्य ऐसी क्रिप्टो करेंसी के विपरीत जिनकी कीमतों में उतार चढ़ाव होता है, स्टेबल कॉइन आमतौर पर अमेरिकी डॉलर जैसे पारंपरिक मुद्रा से जुड़े होते हैं। इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट जो था वो आपका सही था। स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल आमतौर पर लेन देन के लिए नहीं बल्कि क्रिप्टो निवेशकों द्वारा अपने मुनाफे को असली पैसे में बदले बिना उसे जमा करने के लिए किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया था। जो स्टेबल कॉइन है यह पारंपरिक भुगतान तंत्रों में बिचौलियों की आवश्यकता के बिना सस्ते और तेज लेन देन को सक्षम बनाते हैं। और स्टेबल कॉइन का स्वामित्व एक साथ डिजिटल बही खातों में पंजीकृत होता है, जिससे पारंपरिक सीमा पार लेन देन में लगने वाली लागत और लंबी प्रक्रिया समय की बचत होती है। इसलिए आपका जो तीसरा स्टेटमेंट था, तीसरा कथन था, वो सही था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानकी मुंडा प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? जो मानकी मुंडा प्रणाली है तो हाल ही में हो जनजाति के आदिवासियों ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने उन पर मुंडा के रूप में जाने जाने वाले ग्राम प्रधानों को हटाकर उनकी पारंपरिक स्वशासन प्रणाली में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था। किसने? तो जो झारखंड की आदिवासी है जनजाति, कौन सी? हो जनजाति ने। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? यह प्रणाली पूर्णतः आंतरिक स्वशासित तंत्र थी जिसमें बाहर कोई संप्रभु प्राधिकार या कर भुगतान की अवधारणा नहीं थी। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? मानकी और मुंडा के पास राजस्व या भूमि संबंधी मुद्दों की जिम्मेदारी थी। नहीं, ये गलत है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो वनली 1 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मानकी और मुंडा के पास राजस्व या भूमि संबंधी मामलों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। यह व्यवस्था पूरी तरह से एक आंतरिक स्वशासी व्यवस्था थी जिसमें कोई बाहरी संप्रभु सत्ता या कर भुगतान की अवधारणा नहीं थी। इसलिए जो आपका पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा क्या था? गलत था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
गैर मान्यता प्राप्त दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे आरक्षित चुनाव चिन्ह के अनन्य आवंटन के हकदार है। दे आर इंटाइटल्ड टू एन एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट ऑफ ए रिजर्व इलेक्शन सिंबल। नहीं। दूसरा क्या है, वे मतदाता सूची की निःशुल्क प्रतियां प्राप्त करने विधानसभा और आम चुनावों के दौरान आकाशवाणी दूरदर्शन पर प्रसारण टेलीकास्ट सुविधाओं के लिए निःशुल्क प्राधिकरण प्राप्त करने के पात्र है। तो दोनों नहीं है, पहला भी आपका गलत है, दूसरा भी गलत है। तो पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? नीदर वन नॉर टू, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो आपका गैर मान्यता प्राप्त दल होता है वे आरक्षित चुनाव चिन्ह के अनन्य आवंटन के हकदार नहीं हैं। उन्हें आयोग द्वारा जारी मुक्त चिन्हों की सूची में से चुनाव करना होता है। वे न तो मतदाता सूची की निःशुल्क प्रतियां प्राप्त करने के पात्र है, न ही विधानसभा और आम चुनावों के दौरान आकाशवाणी दूरदर्शन पर प्रसारण सुविधाओं के लिए निःशुल्क प्राधिकरण के पात्र है, न ही पार्टी कार्यालयों के लिए रियायती भूमि के पात्र है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विट्ठल भाई पटेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके तब वे उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो हाँ, ये आपका सही है। दूसरा क्या है, उन्होंने चौरी चौरा की घटना के बाद अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के महात्मा गांधी के फैसले का समर्थन किया। नहीं, इन्होंने विरोध किया था। अच्छा, ये कौन थे विट्ठल भाई पटेल? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। तीसरा क्या है, विट्ठल भाई पटेल 1923 में स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। तो हाँ, ये सही है। तो आपका पहला और तीसरा सही है। तो पूछ के आ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोडियम आयन बैटरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला आपका है, इसे समुद्री जल से कम लागत पर निकाला जा सकता है। बिल्कुल सही है। यह पर्यावरण के अनुकूल है। ये भी सही है। इसे 0 वोल्ट पर ले जाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है और ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है सोडियम आयन बैटरी का। चौथा क्या है, इसकी परिचालन तापमान ऑपरेटिंग टेम्परेचर सीमा बहुत कम है। ये गलत है। गलत क्यों है? कि ज़्यादा होता है ना कि कम होता है। पूछ के आ रहा है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लिथियम की तुलना में जो आपका सोडियम आयन बैटरी है कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसे समुद्री जल से अपेक्षाकृत कम लागत पर निकाला जा सकता है। जो लिथियम आयन बैटरी होता है ना, और इसमें आपका सोडियम आयन होता है, तो यह लिथियम की तुलना में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसे समुद्री जल से अपेक्षाकृत कम लागत पर निकाला जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। यह पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है। सेकंड भी सही है। इसे 0 वोल्ट पर ले जाया जा सकता है, जिससे यह लिथियम के विपरीत अधिक सुरक्षित हो जाता है, जो पर्यावरण के लिए कम अनुकूल है। और इसे हमेशा न्यूनतम चार्ज के साथ संग्रहित किया जाना चाहिए। किसकी बात हो रही है? लिथियम आयन बैटरी की बात हो रही है। और इससे क्या होता है ना कि आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। और जो सोडियम आयन बैटरी है इसे 0 वोल्ट पर ले जाया जा सकता है, तो इसमें आग लगने का खतरा कुछ नहीं होता। तो इसलिए आपका जो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही था। अच्छा, एक पॉइंट और, जो आपका सोडियम आयन बैटरी है इसमें एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है और जो लिथियम आयन बैटरी है इसमें तांबे का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो सोडियम आयन बैटरी है वो सस्ता पड़ेगा। सोडियम आयन बैटरियों का परिचालन तापमान ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी अधिक होता है और इसलिए ये अधिक सुरक्षित होती है, क्योंकि इनका उपयोग अत्यधिक तापमान पर भी तापीय अपवाह यानी थर्मल ब्रेकडाउन के जोखिम के बिना किया जा सकता है। इसलिए आपका चौथा स्टेटमेंट जो था वो सही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे मेंशन था कि इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है कम होता है, परिचालन तापमान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोडियम आयन बैटरी का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, परिचालन तापमान अधिक होता है, जिसकी वजह से ये जो सोडियम आयन बैटरी है अत्यधिक तापमान पर भी तापीय अपवाह के जोखिम के बिना इसका यूज कर सकते हैं।
अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, किसी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसके तट की आधार रेखा से लेकर समुद्र में 12 समुद्री मील तक फैला होता है। ये आपका गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? यहाँ पे 12 नहीं होगा, 200 होगा, 200 होगा। और जो 12 मील होता है उसे बोलते हैं टेरिटोरियल सी बोलते हैं। दूसरा आपका क्या है, किसी राष्ट्र को अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ के अंतर्गत आने वाले जल में जीवित और निर्जीव दोनों प्रकार के संसाधनों पर विशेष अधिकार प्राप्त है। आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो आपका सेकंड सही है, पहला गलत है, तो केवल दूसरा सही है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वनली 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की अपनी पहली तरह की पहली रिपोर्ट के अनुसार ऋण जीएसटीपी अनुपात डेब्ट टू जीएसटीपी रेशियो के संदर्भ में इन राज्यों का सही क्रम क्या है? हाई से लो तक बताना है। पंजाब, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो जो सबसे ज़्यादा डेब्ट टू जीएसटीपी रेशियो है वो आपका पंजाब का है। कितना है? 40.35%। इसके बाद आपका नागालैंड है 37.15%, फिर है वेस्ट बंगाल 33.70%, और जो लोवेस्ट रेशियो है वो किसका है? सबसे कम उड़ीसा का है। अच्छी बात है, 8.45%। 8.45%। महाराष्ट्र का कितना है? 14.6000% और गुजरात का है 16.37%। अब अरेंज कर दो, सबसे ज़्यादा किसका है? पंजाब का है। फिर आपका हो जाएगा किसका? फिर नागालैंड का हो जाएगा। पंजाब के बाद आपका नागालैंड है, फिर आपका वेस्ट बंगाल होगा और फिर गुजरात होगा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और बिहार का कितना है? बिहार का आपका है 32.58%। 32.58%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। AI को जिम्मेदारीपूर्ण और नैतिक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति ने सिफारिश की है। AI नवाचार सैंडबॉक्स की स्थापना बिल्कुल सही है। स्वदेशी वित्तीय क्षेत्र विशिष्ट AI मॉडल का विकास ये भी सही है। तीसरा आपका है अनुकूली और सक्षम नीतियाँ और AI दायित्व ढांचे को अपनाना, एडेप्टिव एंड एनेबलिंग पॉलिसी एंड एडॉप्शन ऑफ एन AI लाइबिलिटी फ्रेमवर्क। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी आपका यहाँ पे सही है। आपसे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने, तो तीनों सही है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आपको यहाँ से 2 टर्म और याद रखना है, बस आपको टर्म याद रखना है। एक तो है फ्री AI, जो ये प्रपोजल था कमेटी के द्वारा, जो कमेटी बैठी थी, तो कमेटी ने इस प्रपोजल को फॉरवर्ड किया किसके पास? RBI कमेटी के द्वारा इसे फॉरवर्ड किया गया दिसंबर लास्ट ईयर में, जिसमें डेवलप करना था फ्री AI इन द फाइनेंशियल सेक्टर। और यहाँ पे फ्री AI का मतलब क्या हुआ? फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्री AI। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें बंगाल के पाल साम्राज्य को हराने के लिए जाना जाता है। उन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में एक समुद्री अभियान का नेतृत्व किया। उपयुक्त कथन निम्नलिखित से संबंधित है। तो जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला क्या है? उन्हें बंगाल के पाल साम्राज्य को हराने के लिए जाना जाता है। उन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में एक समुद्री अभियान का नेतृत्व किया। किसकी बात हो रही है? राजेंद्र चोल प्रथम की बात हो रही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर का ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।